डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आवर एनवायरनमेंट चैप्टर चल रहा था। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर खत्म होने के बाद हमने शुरू किया था नेचुरल रिसोर्सेज। एक चैप्टर और है, इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें हम कई टॉपिक बता चुके थे। आज का टॉपिक जो है वो स्टेक होल्डर है। क्या है? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की बात करें तो स्टेक होल्डर्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। स्टेक होल्डर्स क्या हैं? स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के, who use the forest for their own benefits, और ये इन फॉरेस्ट का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करते हैं। ऐसे को बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ध्यान रहेगा। अब जो लोग होंगे, ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट के अराउंड चारों ओर रहेंगे, और ऐसे पीपल जो वास्तव में अर्बन एरियाज को कट करेंगे, इसलिए ये टोटल डिपेंड होंगे फॉरेस्ट पर। अपने जीवन यापन के लिए ये किस पे डिपेंड होंगे? फॉरेस्ट पर डिपेंड होंगे। दे नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायरवुड, और वो क्या करते हैं, उनको आवश्यकता होती है लार्ज क्वांटिटी में किसकी? फायरवुड की, जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसकी। साथ ही साथ टिम्बर की भी उन्हें आवश्यकता होती है। वो करते क्या हैं? बैम्बू जो होते हैं, इसके अलावा उनको रूफिंग के लिए, छत बनाने के लिए, फ्लोरिंग के लिए, मैटिंग के लिए, वास्केट बनाने के लिए एटसेट्रा उनका उपयोग करते हैं फॉरेस्ट का। इसके अलावा दे ऑल्सो गैदर फॉडर फ्रॉम फॉरेस्ट। इसके अलावा वो क्या करते हैं? अपने जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स के लिए चारा, दैट इज फॉडर, भी कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये तो हो गया स्टेक होल्डर की बात। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इग्नोर द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल। वो इग्नोर करता है जो लोकल लोगों की जो नीड है उसको इग्नोर करता है, और प्रमोट करता है कन्वर्जन ऑफ वास्ट फॉरेस्ट इनटू मोनोकल्चर्स ऑफ पाइन, पीक एंड यूकेलिप्टस। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी स्टेक होल्डर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बीड़ी बनाई जाती है, तो बीड़ी के लिए क्या जरूरत होती है बेटा? उसके लिए होती है तेंदू के पत्ते की। तो द इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल्सो स्टेक होल्डर। इंडस्ट्रियलिस्ट कंसिडर द फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है उसको इकट्ठा करते हैं, वहाँ से वो रॉ मटेरियल ले लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल देखें तो तेंदू लीव्स जो होती है, इनका इस्तेमाल बीड़ी के लिए बनाने में किया जाता है। टिम्बर जो होती है, इंडस्ट्रीज की जो टिम्बर है उसको कैसे बनाएंगे? बैम्बू से। एंड वुड का इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने में। इसके अलावा गम, रेजिन, टैनिन एक्सेट्रा जो होती है, कौन कौन बताया हमने? गम, टैनिन और रेजिन जो होती है, लैक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो खेल के जैसे बैट है एटसेट्रा, बैडमिंटन के जो होते हैं, उन सब का को बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर भी होता है, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सभी के सभी जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं फॉरेस्ट के द्वारा। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाने में हो, रेजिन्स, टैनिन्स एटसेट्रा को बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं फॉरेस्ट का। इंडस्ट्रियलिस्ट जो लॉबी है वो भी इस काम में लगी रहती है। अब बात करेंगे स्टेक होल्डर्स के बाद बात करेंगे डैम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेचर। New topic is dams and their impacts on nature.
dams and their impacts on nature. Dams and their impacts on nature. डैम्स जिन्हें हिंदी में बांध कहते हैं, इनसे आप पहले से ही फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। तो डैम्स का मतलब है अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ एनी रिवर इज नोन एज डैम। कोई एक नदी है, उस नदी के फ्लो के लिए एक बैरियर जो बनाया जाएगा वो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं उसको, वो कहा जाएगा डैम कहा जाएगा। लार्ज डैम्स कैन इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। जो बड़े बड़े बांध, जो डैम्स, लार्ज डैम्स बनाए जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि केवल सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए ही हो, इसके साथ साथ उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स का अगर इस्तेमाल देखें तो किसके पर्पस से हो गया, अकेला इरिगेशन ही नहीं है, ये क्या हो गया, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली है, बिजली को बनाने में भी डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स फ्लड, चेक्स सॉइल इरोजन। क्या बता रहे हैं, चेक फ्लड्स मींस जो बाढ़ होती है उसको रोकना भी डैम्स का काम होता है। साथ ही साथ एक चीज और बता रहे थे हम, टू चेक द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप जानते होंगे, सॉइल इरोजन का मतलब जानते हो क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो फर्टाइल जो लेयर है किसकी, सॉइल की, उसका कहीं किसी न किसी फॉर्म में लॉस होना सॉइल इरोजन कहलाता है। तो सॉइल इरोजन जो है वो भी रोका जा सकता है बाय डैम्स। ये मदद करते हैं डैम्स सॉइल इरोजन को चेक करने में। साथ ही साथ जो इनलैंड नेविगेशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जो कैनाल सिस्टम्स हैं, कैनाल सिस्टम का मतलब नहर जो होती हैं, कैनाल सिस्टम्स लीडिंग फ्रॉम दीज डैम्स कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रेट डिस्टेंसेस। इन कैनाल्स के द्वारा जो डैम्स हैं, डैम्स से जो वाटर होता है उसको लार्ज डिस्टेंसेस तक, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखें कि इंदिरा गांधी कैनाल हैज ब्रॉट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरियाज ऑफ राजस्थान लाइक जैसलमेर, बाड़मेर एटसेट्रा। तो जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनको जो अभी जो बता रहे थे, इंदिरा गांधी कैनाल है वो वाटर सप्लाई करती है। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट इन रिसेंट ईयर, नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्या नाम बता रहे, नर्मदा रिवर वैली। ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा, बहुत से जो नेचुरलिस्ट थे, एनजीओज थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो बड़े मुश्किल में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसके अलावा नाउ अ डेज क्रिटिसिज्म हैज बीन माउंटिंग अबाउट द हाइट ऑफ डैम्स। जो हाइट ऑफ डैम्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की जा रही हैं। फर्स्ट इट वाज टहरी डैम ऑन द रिवर गंगा इन उत्तरांचल। उत्तराखंड जो है उसमें जो टहरी जगह है, टहरी डैम बना है रिवर गंगा के ऊपर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसके लिए हुआ, इन विच दे आर अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ हाइट ऑफ सरदार सरोवर। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि किसके लिए हुआ, सरदार सरोवर डैम के लिए, जो कि नर्मदा नदी पर था और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी जिसका विरोध किया गया लोगों के द्वारा। अब
अगर हम मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें एसोसिएटेड विद डैम्स से क्या क्या इम्पैक्ट नेचर को दिक्कत है, क्या क्या है, वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि वो क्या क्या डैम से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी बात करेंगे। तो इम्पैक्ट्स अगर देखें नेचर में तो क्या, एक तो सोशल प्रॉब्लम होगी, इन प्रॉब्लम्स को आप देखो, सोशल प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। दूसरी होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डैम से जो प्रॉब्लम होगी एक सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा इकोनॉमिक हो सकती है, और लास्ट जो होगी इसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो सोशल। जो डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ लोग होते हैं उस ट्राइबल में मौजूद जो होते हैं, उनका कंपनसेशन जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, साथ ही साथ उनका जो रिहेबिलिटेशन जो होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। दूसरी बात देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक लार्ज डैम को बनाने के लिए थाउजेंड्स करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में देखा जा सकता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी प्रभावित हो जाती है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में क्या है, देयर इज इनॉर्मस डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है ड्यू टू द डैम के कंस्ट्रक्शन में की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो बेटा आज हमने आपको दो चीज़ें क्लियर करवाई, एक तो स्टेक होल्डर्स और दूसरा हमने बताया डैम्स, क्या होता है डैम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेचर, की नेचर पर उनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।